अनाथ लड़की और सोने चांदी के लहंगों की नदी। ये कहानी एक आरती नाम की लड़की की है जो कि सोनापुर गांव में रहती है। कुछ समय पहले ही आरती के माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और इस वजह से आरती अनाथ हो जाती है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद आरती अकेली हो जाती है। आरती का कोई भी रिश्तेदार उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे नहीं आता, इसलिए आरती अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाने का फैसला करती है। आरती के माता पिता जिंदा थे, तभी आरती ने सिलाई का काम सीख लिया था, इसलिए वो बुटीक पर काम करने के बारे में सोचती है। घर में जो भी जमा पूंजी रखी थी, माँ पिताजी की मृत्यु के बाद सब खत्म हो चुकी है। अब मुझे अपना पालन पोषण करने के लिए, काम करने के लिए बाहर निकलना ही होगा। मुझे सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है। चलो किसी अच्छे बुटीक पर नौकरी ही कर लेती हूँ और मेहनत करके अपना पेट पाल लूंगी। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। ऐसा सोचकर आरती गांव के सबसे अच्छे बुटीक पर जाती है और वहां जाकर काम मांगती है। तभी बुटीक की मालकिन सुहासिनी आरती से कहती है, देखो लड़की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हें नौकरी पर रखने की, लेकिन मैं सिर्फ उसी लड़की को अपनी बुटीक पर रखती हूँ जो यूनिक और अच्छे डिजाइन तैयार करती है। अगर तुम अच्छे डिजाइन के लहंगे तैयार करोगी तो मैं तुम्हें जरूर काम पर रखूंगी। पहले तुम्हें एक लहंगा बनाकर दिखाना होगा। अगर वो लहंगा मुझे पसंद आ गया तो ही मैं तुम्हें यहाँ नौकरी पर रखूंगी, ठीक है? सुहासिनी की बातें सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है और वो लहंगा सिलने बैठ जाती है। आरती को बहुत अच्छे से लहंगे बनाने आते थे, इसलिए बहुत ही अच्छे डिजाइन का लहंगा बनाती है, जिसे देखकर सुहासिनी चौंक जाती है और वो कहती है, अरे वाह आरती, तुमने सच में बहुत ही यूनिक डिजाइन का लहंगा बनाया है। तुम मेरे बुटीक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आज से जितने भी लहंगे का ऑर्डर आएगा वो सब तुम ही बनाओगे, ठीक है? कल से काम पर आ जाना। सुहासिनी की बातें सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी घर चली जाती है। फिर वो अगले दिन बुटीक पर आती है और लहंगे तैयार करती है। आरती के लहंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, इसलिए सुहासिनी के बुटीक पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लहंगे बनवाने के लिए आ रहे थे और वो काम की तारीफ भी बहुत ज्यादा किया करते थे। ऐसी ही एक दिन आरती की एक पुरानी कस्टमर, जिसकी शादी का लहंगा आरती ने बनाया था, वो अब अपने नंद की शादी का लहंगा बनवाने आई थी। आरती, तुमने जो मेरी शादी का लहंगा बनाया था, सच में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। सबने मेरे लहंगे की बहुत तारीफ की थी, इसलिए मैं अपने नंद का लहंगा भी तुमसे बनवाने आई हूँ। इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाना, मेरे ससुराल की इज्जत का सवाल है, ठीक है? दीदी आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लहंगा तैयार करूंगी, आपकी शादी के लहंगे से भी ज्यादा। इस तरह सभी कस्टमर आरती के काम से बहुत खुश थे और सुहासिनी भी। लेकिन बुटीक में काम करने वाली बाकी की लड़कियां आरती से जलना शुरू कर देती है। देखो तो ये अनाथ लड़की कितना नाम कमा रही है। हर कस्टमर बस इसी की तारीफ करता है कि ये कितने सुंदर लहंगे बना लेती है। हमारी तरफ तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता, जबकि हम पूरा दिन काम करते रहते हैं और ये आरती की बच्ची तारीफ पर तारीफ सुनी जा रही है। और तो और हमारी बुटीक मालकिन भी इसकी गुलाम हो गई है। 24 घंटे बस इसके आगे पीछे घूमती रहती है। आरती बेटा ये लहंगा तैयार कर लो, आरती बेटा तुम बहुत सुंदर लहंगा तैयार करती हो। माय फुट, दिल तो करता है कि आरती को बुटीक से बाहर निकाल कर फेंक दूं। अरे यार मोहिनी, तो इतनी चिंता क्यों करती है? इसके आगे पीछे कोई नहीं है, हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तू समझ रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें इसे सबक जरूर सिखाना चाहिए, बस सही मौका मिलना चाहिए। इस तरह से आपस में सभी लड़कियां बातें कर रही थी और बेचारी आरती इन सब बातों से बेखबर काम कर रही थी। ऐसी ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुहासिनी को बहुत बड़ा लहंगों का ऑर्डर मिलता है और वो आरती के पास जाकर कहती है, आरती बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तुम्हारी वजह से मेरी बुटीक का बहुत नाम हो रहा है। सभी को तुम्हारे बने लहंगे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, जिस वजह से मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरे 50 लहंगों का। अगर समय रहते तुम ये लहंगे तैयार कर देती हो तो तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे
और मैं तुम्हें यहाँ का मैनेजर भी बना दूंगी। ठीक है बेटा, मेहनत और लगन से काम करना। मुझे 1 महीने के लिए दिल्ली जाना है। मेरे पीछे बुटीक का अच्छे से ख्याल रखना। मालकिन जी, आप चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 50 लहंगे अच्छे और यूनिक डिजाइन के बनाऊं और आपको शिकायत का मौका ना दूं। इस बुटीक में मुझे बहुत इज्जत मिली है। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। इसका बहुत ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए। इस तरह आरती बुटीक की सारी जिम्मेदारी ले लेती है और वो दिन रात एक करके 50 लहंगों का ऑर्डर पूरा करने में लग जाती है। रात को जाग कर लहंगों के स्केच तैयार करती है और अच्छे से अच्छा डिजाइन तैयार करने की पूरी कोशिश करती है और उसकी मेहनत रंग ले आती है। आरती पूरी मेहनत से 1 महीने के अंदर 50 लहंगों का ऑर्डर बहुत ही यूनिक डिजाइन के साथ तैयार कर देती है और इसी बीच बुटीक का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। जब सभी लहंगे बनकर तैयार हो जाते हैं तो मोहिनी अपने साथ की लड़कियों से कहती है, दोस्तों, ये मौका बहुत अच्छा है इस आरती की बच्ची को सबक सिखाने का। वो सुहासिनी कल आने वाली है और इस अनाथ लड़की ने बहुत मेहनत से 50 लहंगों का ऑर्डर तैयार किया है। हमें इसे अच्छी तरह से सबक सिखा देना चाहिए। तुम सब जानती हो ना कि हमने क्या प्लान किया था, तो बस वही करेंगे। इस अनाथ आरती ने जो पूरे 1 महीने दिन रात एक करके मेहनत करके 50 लहंगे तैयार किए हैं, हम उन्हें जला देंगे और इसकी सारी मेहनत जलाकर मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद जब सुहासिनी इसकी तारीफ करते करते थकती नहीं थी, वही इसे धक्के मार के बुटीक से बाहर निकाल देगी। और कहीं गुस्से में आकर इसे जेल ही ना करा दे। बहुत मजा आने वाला है। हमारे बीच का कांटा आसानी से साफ हो जाएगा। ऐसा कहकर वो सभी लड़कियां आरती की मेहनत को जलाकर राख कर देती है और जब आरती वो सभी लहंगे जलते हुए देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब देखकर आरती बहुत ज्यादा फूट कर रोती है। अरे नहीं, आज तो ये लहंगे कस्टमर के पास भेजने थे। मालकिन जी भी आने वाली है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैंने कितनी मेहनत से तैयार किए थे, लेकिन ये किसी ने जला दिए। कौन कर सकता है ऐसा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर मेरे साथ किसने किया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? ये सब सोचकर आरती बहुत ज्यादा रो रही थी। कुछ ही देर बाद सुहासिनी बुटीक पर वापस आ जाती है और जब वो आरती से लहंगों के बारे में पूछती है तो आरती बुटीक में हुए हादसे के बारे में उसे सब बताती है कि तभी मोहिनी सुहासिनी के कान भरते हुए कहती है, मालकिन जी, आपको ही था इस 2 टकी की लड़की पर इतना ज्यादा भरोसा। आपने तो कभी हमारे ऊपर भरोसा किया ही नहीं। मैं आपको इसकी क्या क्या करतूतें बताऊं? आप तो 1 महीने से बुटीक पर आ नहीं रही थी। आपको क्या पता आपके पीछे यहाँ क्या क्या हुआ? आप जानती हैं, इसने एक दिन भी काम नहीं किया और हम जो भी बुटीक पर काम करते थे, उनसे जो भी पैसे आते थे, वो इसने अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी करने में उड़ा दिए। हम तो इसे इतना अच्छा समझते थे, लेकिन इसने कहा कि तुम सिर्फ यहाँ पर अपने काम पर ध्यान दो। मैं यहाँ की मालकिन हूँ, मालकिन। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? इसने ऐसा ही कहा था ना? मोहिनी के झूठ में सभी लड़कियां हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि वो सब तो मोहिनी के साथ ही मिली हुई थी। आरती सुहासिनी को अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुहासिनी उसे कुछ कहने नहीं देती और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है। मैं तुम्हें बेटी कहते कहते नहीं थकती थी और तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया। मेरे बुटीक का नाम डुबा दिया। अब कोई मुझे काम भी नहीं देगा। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब जो तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है वो तुम ही भरोगी। मुझे नहीं पता तुम ये सब कैसे करोगी, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने मुझे समय रहते 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें जेल करा दूंगी। फिर तुम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहना और अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बेचारी आरती रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है कि उसने कुछ नहीं किया। उसने तो बहुत मेहनत से 1 महीने तक काम करके 50 लहंगों का ऑर्डर तैयार किया था,
लेकिन सुहासिनी की आंखों के ऊपर तो मोहिनी के कहे झूठ की पट्टी बंधी हुई थी। वो आरती की बात पर भरोसा नहीं करती और धक्के मारकर उसे अपने बुटीक से निकाल देती है। बेचारी आरती रोते हुए जंगल के रास्ते अपने घर वापस आ रही थी कि तभी उसकी नजर एक चुड़ैल के ऊपर जाती है, जिसने बड़ी बेरहमी से एक जल परी को पेड़ के ऊपर उल्टा लटका रखा था और नीचे आग जला रखी थी। वो जल परी अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन वो चुड़ैल उसकी एक नहीं सुन रही थी। ये सब देखकर आरती को बहुत ज्यादा दुख होता है। अरे ये जलपरी कितनी बड़ी मुसीबत में है। ये चुड़ैल तो इसे जला कर खा जाएगी। जलपरी कितना ज्यादा रो रही है और बहुत तड़प रही है। ये चुड़ैल तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन मैं इस जलपरी को मुसीबत में भी तो नहीं छोड़ सकती। मुझे इस जलपरी की मदद करनी होगी, मगर कैसे? आरती ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे बहुत मोटा डंडा नजर आता है और वो समझ जाती है कि उसे अब आगे क्या करना है। आरती उस डंडे को उठाती है और वो चुपके से पीछे से जाती है और उस चुड़ैल की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। आरती उस चुड़ैल की इतनी ज्यादा पिटाई करती है कि वो चुड़ैल कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि उस चुड़ैल को होश आता, आरती तुरंत उस जल परी को पेड़ से उतारती है और समय रहते उसे नदी में छोड़ देती है। तभी वो जल परी आरती से कहती है, आरती, अगर तुम टाइम पर नहीं आती तो वो चुड़ैल मुझे अब तक भून कर खा चुकी होती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद के लिए। लेकिन क्या बात है, तुम मुझे बहुत परेशान नजर आ रही हो। मुझे बताओ आखिर क्या परेशानी है? जल परी की बातें सुनकर आरती उन्हें सारी बात बताती है। आरती की बातें सुनकर जल परी आरती से कहती है, आरती, तुम बहुत अच्छी हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी नदी के जादुई सोने चांदी के 2 लहंगे देती हूँ। सोने के लहंगे से तुम जितने चाहे उतने सुंदर सुंदर लहंगे मांग सकती हो, जिसकी मदद से तुम अपना खुद का एक बुटीक चला सकती हो। और जादुई चांदी का लहंगा तुम अपनी बुटीक मालकिन के पास लेकर जाना, जिसकी मदद से उन्हें सच्चाई का पता चलेगा और तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जल परी की बातें सुनकर आरती खुश हो जाती है और वो जल परी अपनी नदी के जादुई सोने चांदी के 2 लहंगे आरती को दे देती है। आरती सोने और चांदी के लहंगे को लेकर बहुत खुश होती है और जल परी को धन्यवाद कहकर जादुई चांदी के लहंगे को लेकर बुटीक मालकिन के पास जाती है। आरती को देखकर सुहासिनी आग बबूला हो जाती है और वो बहुत गुस्से में आरती से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? मैंने कहा था ना, जब तक तू मुझे 10 लाख रुपए नहीं देगी तू अपनी मनुष्य शक्ल यहाँ पर मत दिखाना। अब यहाँ क्या लेने आई है? क्या तुझे मेरा और नुकसान करना है? मालकिन जी, पहले आप सच्चाई देख लीजिए, उसके बाद आपको मुझे जो कहना है, मेरे साथ जो करना है वो कर लेना। ये लीजिए, इस जादुई चांदी के लहंगे को पकड़ लीजिए। आपको सारी सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुहासिनी के कहने पर वो जादुई चांदी का लहंगा अपने हाथ में ले लेती है और उसके बाद वो जो देखती है वो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जादुई चांदी के लहंगे की मदद से सुहासिनी को बुटीक में जो भी हुआ था सब कुछ दिख जाता है कि किस तरह मोहिनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आरती के मेहनत को जला दिया था। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो आरती से माफी मांगती है। आरती बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे उस दुष्ट मोहिनी की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। पता नहीं मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह दिया, लेकिन मैं उस मोहिनी की बच्ची और उसके दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी। उन्हें जेल का पानी पिला कर ही रहूंगी। आरती सुहासिनी को माफ कर देती है। सुहासिनी पुलिस को लेकर मोहिनी और उसके दोस्तों के यहाँ जाती है, फिर उन सबको गिरफ्तार करवा देती है। मोहिनी और उनके दोस्तों को उनके किए की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरती जादुई सोने के लहंगे की मदद से सुंदर सुंदर लहंगे लेती है और अपना बुटीक चलाती है। और फिर एक दिन आरती बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है, लेकिन वो कभी भी घमंड नहीं करती और अपनी धन दौलत से गांव के गरीब और अनाथ लोगों की मदद करती है और खुद भी एक सुखी जीवन बिताती है।
दोस्तों, मेहनत करना कभी भी बेकार नहीं जाता। जीवन में कई सारी मुश्किलें आती जाती रहती है, लेकिन इंसान को कभी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही इंसान को अपने हुनर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। रतनपुर के राजा रतन सिंह की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम शिवानी और छोटी बेटी का नाम मीनाक्षी था। राजा बहुत ही घमंडी था। उसे अपनी तारीफ सुनने में बहुत अच्छा लगता था। राजा की दोनों बेटियां बड़ी थी और उनके लिए अलग अलग राज्य से शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। एक दिन पास वाले राज्य का दूत रतन सिंह के दरबार में आता है और कहता है, हमारे राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकुमार संग्राम सिंह का रिश्ता आपकी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी के लिए भेजा है। वो विक्रम सिंह इतना छोटा राजा, वो तो मेरे पैरों का धूल नहीं है। उसके बेटे से मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाऊंगा। जाओ यहाँ से। राजा गुस्से से दूत को भगा देता है और शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। राजा बहुत घमंडी था। दूत के जाने के बाद राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री, इस दूत की बातों से मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए मुझे कुछ ऐसी बातें बोलो जिससे मैं तुरंत खुश हो जाऊँ। महाराज की जय हो। आप कृपा निधान हैं। आप हमारे अन्नदाता हैं। आपकी तरह शक्तिशाली और सर्वगुण संपन्न यहाँ कोई दूसरा राजा नहीं है। कोई भी आपसे युद्ध करेगा तो वह मिट्टी में मिल जाएगा। आपके अंदर पूरे विश्व को अपने में शामिल करने का हिम्मत है। यहाँ मौजूद सभी राजा आपके सामने चींटी के समान हैं। अपनी झूठी तारीफ सुनकर राजा खुश हो जाता है। राजा के इस व्यवहार की वजह से कोई भी उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जैसे ही राजा दरबार में आता था तो उसके डर की वजह से सभी दरबारी हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। अगले दिन हमेशा की तरह राजा अपनी दोनों बेटियों से 2 सवाल करता है। राजकुमारी शिवानी और राजकुमारी मीनाक्षी, मुझे बताओ, तुम दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है और तुम दोनों किसका दिया हुआ खाती हो? पिताजी, मैं इस संसार में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। आपके सामने संसार की सारी चीजें फीकी है। आप हमारे अन्नदाता है और यहाँ सब आपका दिया हुआ खाते हैं। पिताजी, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप तो मेरे लिए भगवान हो। दूसरी बेटी मीनाक्षी बोलती है, पिताजी, मैं आपको नमक के समान प्यार करती हूँ। मतलब ये कि जैसे नमक के बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन नमक नहीं छोड़ सकता है। वैसे ही मैं आपके सामने संसार के सारे सुख सुविधा छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपका नहीं खाती हूँ। तुम मेरा नहीं खाती हो तो किसका खाती हो? ये मेरा राज्य है और यहाँ सब मेरा ही खाते हैं। मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और यहाँ सब अपने भाग्य का खाते हैं। भगवान ने सबको बनाया है और भगवान ही भाग्य बनाते हैं। अपनी बेटी की ये बात सुनकर राजा आग बबूला हो जाता है। तुम्हारी नजरों में मेरी इतनी हैसियत है कि तुम मुझे नमक के समान प्यार करती हो। मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। मैं तुम्हारा भाग्य बिगाड़ने की हिम्मत रखता हूँ। देखता हूँ भगवान तुम्हारा भाग्य कैसे ठीक करता है। अब तुम मेरे मन से उतर गई हो। राजकुमारी मीनाक्षी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या ऐसी गलती की है जो राजा ने उसे इतने कटु वचन कहे। अपने पिता का ऐसा रूप देखकर राजकुमारी मीनाक्षी रोते हुए माफी मांगने लगती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच्चाई कही थी। मुझे नहीं पता था इस सच्चाई के बाद आप इस तरह का व्यवहार करेंगे। मूर्ख लड़की, चुप हो जाओ। अब तुम अपनी बातों से मुझे मूर्ख मत बनाओ। तुमने मेरी तुलना नमक से की है, इसलिए अब तुम्हें नमक रोटी खाना पड़ेगा। अब रोज नमक रोटी खाना और नमक के गुण गाना। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए ना। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। तभी राजकुमारी शिवानी बीच में बोल पड़ती है, नहीं पिताजी, आप इसे कभी भी माफ मत करना। ये आपकी थोड़ी सी भी कदर नहीं करती है। इसने आपकी तुलना नमक जैसे तुच्छ चीज से की है। राजकुमारी शिवानी बचपन से ही राजकुमारी मीनाक्षी से बहुत जलती थी, क्योंकि राजकुमारी मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे हर जगह होते रहते थे और राजकुमारी शिवानी की तरफ कोई देखता तक नहीं था। बड़ी बेटी के भड़काने के बाद राजा बोलता है, पहले तो मैंने सोचा था कि इस महल में तुम्हें रखकर नमक रोटी दूंगा, लेकिन तुम मेरे महल से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। तुम मेरे महल से बाहर निकल जाओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा भाग्य तुम्हें खाने के लिए कैसे देता है।
राजा अपने मंत्री को बुलवाता है और कहता है, मंत्री, अब ये लड़की हमारे महल में नहीं रहेगी और तुम जाकर पूरे राज्य में ये खबर फैला दो कि इस लड़की को कोई भी खाने के लिए नहीं देगा और ना ही अपने यहाँ रहने की जगह देगा। जिसने भी इस लड़की को खाना दिया मैं उसे फांसी पर चढ़वा दूंगा। आपकी जैसी आज्ञा महाराज। मैं सभी को बोल दूंगा कि कोई भी राजकुमारी मीनाक्षी को खाना ना दे। इसे राजकुमारी मत बोलो, अब ये प्रजा की तरह एक आम इंसान है। उसके बाद मंत्री उसी वक्त प्रजा के बीच में जाता है और कहता है, सुनो सुनो सुनो, गाँव वालों ध्यान से सुनो। किसी ने भी मीनाक्षी को खाना दिया या अपने घर में ठहरने की जगह दी तो राजा उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़वा देंगे। अगर किसी को भी अपनी जान प्यारी है तो ऐसा कभी मत करना। इस तरह गांव वालों में ये बात फैल जाती है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी रोते हुए गांव वालों के बीच से जा रही होती है। गांव वाले मीनाक्षी को दया की दृष्टि से देख रहे थे। राजा ने अपनी बेटी के साथ ही ये क्या कर दिया। मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर सकती। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह गांव वाले मीनाक्षी की मदद ना करने के लिए मजबूर थे। राजकुमारी रोते हुए आगे बढ़ रही थी और थोड़ी देर बाद एक जंगल में पहुंच जाती है। एक गरीब इंसान लड़का जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे वो मीनाक्षी को देखता है और अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत बेबस लग रही है। लगता है इन्हें भूख लगी है। मेरे पास तो खुद कुछ खाने को नहीं है, लेकिन मैं इन्हें एक फल तोड़कर दे देता हूँ। किसान लड़का एक फल तोड़ता है और मीनाक्षी को दे देता है। मीनाक्षी फल ले लेती है। आप कौन हो और क्यों रो रही हो? कपड़े से तो किसी राजघराने की लग रही हो। मैं यहाँ की राजा की छोटी बेटी हूँ, लेकिन मुझे मेरे पिताजी ने महल से बाहर निकाल दिया है और वो मुझे अपनी बेटी नहीं समझते हैं। मेरे पास कहीं भी रहने और खाने का इंतजाम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। अगर आप मेरे से शादी कर लोगी तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी अपने मन में सोचती है, मैं तो अब एक आम इंसान हूँ, इसलिए इससे शादी कर लेती हूँ। ये खुद भी गरीब लग रहा है, लेकिन ये मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार है, इसलिए मुझे इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। इतना सोचकर मीनाक्षी बोलती है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पहले तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं इस गांव में नहीं रहता हूँ, मैं साथ वाले गांव में रहता हूँ। मीनाक्षी उस लड़के के साथ उसके घर जाती है। उस लड़के का घर बहुत आलीशान था, जिसे देखकर मीनाक्षी हैरान रह जाती है। तुम तो एक गरीब किसान लग रहे हो, लेकिन तुम्हारा घर तो महलों की तरह आलीशान है। वो लड़का अपने कमरे में जाता है और अपने राजकुमार वाले वस्त्र पहनकर मीनाक्षी के सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार संग्राम सिंह है, जिसका रिश्ता मीनाक्षी के पिता रतन सिंह के पास आया था। संग्राम मीनाक्षी से कहता है, ये महल मेरा है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। फिर तुमने किसान का रूप धारण क्यों कर रखा था? मैं तुम्हारे राज्य में साधारण व्यक्ति का रूप लेकर आया था। तभी मैंने तुम्हारे राज्य के मंत्री की घोषणा सुन ली। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को हमारे विवाह का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे अरे नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? अब कल ही हम दोनों विवाह कर लेंगे। अगले दिन मीनाक्षी और संग्राम शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी शिवानी सोच रही थी, पिताजी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, इन्हें इस राज्य की क्या जरूरत है। अब मैं ये राज्य अपने नाम करके पिताजी को महल से बाहर निकाल दूंगी। राजकुमारी शिवानी धोखे से अपने पिताजी से सब कुछ ले लेती है और उन्हें महल से बाहर निकाल देती है। रतन सिंह के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो महल से बाहर निकल जाता है। राजा रोते हुए बोलता है, मेरी छोटी बेटी मीनाक्षी ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं घमंड में सब भूल गया और उसे महल से बाहर निकाल दिया। मैं खुद को इतना बड़ा समझने लग गया था कि अपने आगे किसी की नहीं सुनता था। यहाँ तक कि मैं खुद को भगवान से बड़ा समझने लग गया था। मैंने मीनाक्षी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया और ये सब मेरे उन्हीं कर्मों का नतीजा है। ये सब सोच सोच कर राजा इधर उधर घूम रहा था। तभी संग्राम का मंत्री राजा को इधर उधर भटकते हुए देख लेता है और मीनाक्षी को आकर बता देता है। मीनाक्षी अपने संग्राम को ये सारी बात बताती है और संग्राम सैनिकों को भेजकर रतन सिंह को अपने महल में बुलवा लेता है।
राजा मीनाक्षी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे लग रहा था कि मीनाक्षी इधर उधर भटक कर मर चुकी होगी, लेकिन वो तो इतने बड़े महल में ठाठ से रह रही है। ये सब देखकर राजा की आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे एहसास हो गया है कि असल में मुझे सबसे ज्यादा तुम ही प्यार करती थी। बाकी जो भी व्यक्ति मेरी तारीफ करता था सिर्फ मेरी डर की वजह से, और तुमने बिना डरे सच्चाई कही थी। मैंने सोचा था कि तुम्हें भटकता हुआ छोड़ दूंगा, लेकिन तुम तो इस महल में ठाठ से रह रही हो। वहीं दूसरी तरफ मेरी ही बड़ी बेटी ने मुझे महल से बाहर निकालकर भटकता हुआ छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दो बेटी। इस तरह राजा रतन सिंह का घमंड टूट गया। मीनाक्षी अपने महल में अपने पिता को रख लेती है। इस तरह उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और सब खुशी से रहने लगते हैं।